नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सच को 7 तालों में बंद करना, जकड़ देना और झूठ का घोरक धंधा। पिछले 3 हफ्ते में 2023 के सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे और आप देखिए कि यही सूरत हाल भारत की उभर कर आ रही है, जहां हर मुमकिन वो कोशिश हो रही है कि देश के सबसे ताकतवर लोग सच का गला दबा दें, सच का गला घोंट दें और आम जनता तक सच न पहुंचने पाए, ताकि वो किसी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो वैसे वोट ना करें जैसा वोट करना उनका अधिकार है, सूचना पर आधारित। और दूसरी तरफ झूठ का, पाखंड का, अंधविश्वास का, गैर वैज्ञानिक सोच का नंगा नाच हमारे समाज में नजर आ रहा है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहती हूं। पहला है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसको सरकार ने आधिकारिक रूप से, न इस डॉक्यूमेंट्री को आप देख सकते हैं, न इस पर कोई ट्वीट कर सकता है, बाकायदा आईटी रूल्स के तहत। इस आईटी रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या बला है, ये क्या चीज है, जिसके तहत इस डॉक्यूमेंट्री को न सिर्फ कि भारत में देखने के लिए बैन कर दिया गया है, बल्कि जिन लोगों ने उसके कुछ हिस्से या उसके बारे में कोई सूचना ट्वीट की थी, और इसमें भारत के चुने हुए सांसद भी मौजूद हैं, इसमें वकील हैं, इसमें पत्रकार हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों के वो ट्वीट बाकायदा ट्विटर को ब्लॉक करने के लिए कह दिया और वो ट्वीट वहां पर उनके जा चुके हैं। तो एक तरफ सच जो कि गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है, इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने आपको बताया था इस कार्यक्रम में, जिसको 1 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्री नहीं, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का ब्यौरा दिया था मैंने कि क्या कहा गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। इसको 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री को मैं आपको बता रही थी कि कैसे इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी को कहा गया है। इस रिपोर्ट में, जो कि यूके की ब्रिटिश सरकार के जरिए कहा गया, उस वक्त 2002 के बाद की जो जांच हुई उसमें यह पाया गया कि नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल शब्द का, फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरीके से बात की जैसे कि एक व्यक्ति की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह भारत सरकार की बात नहीं थी, यह बात थी भारत के अब के प्रधानमंत्री और तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तब गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी कि वो व्यक्ति जो अब भारत का प्रधानमंत्री है, तब वो मुख्यमंत्री था, तब की उसकी जो काम किया गया, जो जिस तरह का रवैया रहा उस वक्त, उस पर टिप्पणी की है इस डॉक्यूमेंट्री ने, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पूरे तरीके से गुलामी मानसिकता वाली बात है, कि गुलाम बनाना चाहता है ब्रिटेन अभी भी। यानी ऐसा लगता है कि भारत का विदेश मंत्रालय भी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, भारत की, भारत राज्य की, भारत राष्ट्र की संप्रभुता के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं वापस आती हूँ सब्जेक्ट पर, जिसमें मैं बात कर रही थी कि आपको अंधविश्वास और पाखंड का। ये बाबा बागेश्वर धाम नाम का व्यक्ति है, बाबा बागेश्वर उसको कहा जाता है, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री ये पूरा इनका नाम है। मध्य प्रदेश में है ये धाम। और ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये चमत्कार कर सकता है, ये भविष्य जानता है, ये ऐसा अंतर्यामी है जो सब कुछ जानता है, इसके पास एक ऐसी तीसरी आंख है जो आम इंसानों के पास नहीं होती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसे वक्त में, जबकि सच के ऊपर 7 ताले डाले जा रहे हों, जब सच को जेल में बंद किया जा रहा हो, बेड़ियों में जकड़ा जा रहा हो, तब लगातार कितने घंटों से जो राष्ट्रीय मीडिया है उसके सैकड़ों हजारों घंटे इसमें जाया हो रहे हैं, जब ये एक व्यक्ति, ये एक पाखंडी, ये एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर जो गैर वैज्ञानिक सोच है उसको भारतीय जनता तक पहुंचा रहा है और लोगों को अंधविश्वास में लिप्त कर रहा है। क्या भारत में अंधविश्वास को लेकर कोई कानून है? क्या ये व्यक्ति क्यों इस वक्त अभी भी, जब लोगों को अंधविश्वास में लिप्त कर रहा है, बाकायदा नेशनल टेलीविजन के, न्यूज टेलीविजन का एक रिपोर्टर जाके उस व्यक्ति के चमत्कार पर अपनी सील लगा रहा है कि हाँ वाकई बाबा की जय हो, इस तरह की घटिया हरकतें नेशनल टीवी पर नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ वो डॉक्यूमेंट्री जो भारत के लोकतंत्र, भारत का पूरा समाज, जो उसका धार्मिक, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, और भारत के 20 करोड़ मुसलमान,
इन तमाम लोगों के भविष्य को दिखाने के एक दर्पण के तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है उसको देखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इस तरह का पाखंड, इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह की गैर वैज्ञानिक सोच को दिखाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सैकड़ों, हज़ारों घंटों का जो ब्रॉडकास्ट है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, वो उसको समर्पित किया जा रहा है। पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए या आप ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे आप ये देखिए, तमाम जगह इस बागेश्वर बाबा की चर्चा हो रही है। इस हद तक कि तमाम तरह के, मैं कहूँगी, झिझक के बावजूद कि इस व्यक्ति को मैं खासकर अपने चैनल पर कोई स्पेस नहीं देना चाहती थी, उसके बावजूद भी इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। इस हद तक ये बात जा चुकी है। अब 2023 में जब सच को बेड़ियां लग रही हैं, ऐसे में जो भी लोग सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, ये तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं आपको आईटी रूल्स का जिक्र करना चाहती हूँ, और इसी आईटी रूल्स के तहत जो भारत की सरकार है उसने इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है। ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसकी बैनिंग साफ तौर पे ये बताती है कि सेंसरशिप जो है वो अब कोई ऐसा दूर का खतरा नहीं है जो भारत के दरवाजे पर आ रहा है, दस्तक दे रहा है। सेंसरशिप भारत में प्रवेश कर चुका है। हमारे सामने, खुली आंखों के सामने 140 करोड़ लोग, हजारों की तादाद में पत्रकार, वकील, जज, नेता, ऑपोजिशन, सब हाथ धरे बैठे हुए हैं। और इसमें बदलाव करके जो आईटी रूल्स हैं उसमें सच की पूरी ठेकेदार मोदी सरकार बन गई है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बन गई है। जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने आईटी रूल्स के तहत जो बनाने की कोशिश की है 2021 के तहत, पिछले हफ्ते ही इसको इफेक्ट में लाया गया, प्रभाव में लाया गया। इसमें जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो साफ तौर पर एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसके मुखपत्र की तरह काम करता है। अब पीआईबी को यह अधिकार दे दिया गया है कि पीआईबी ये तय करेगा कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। पीआईबी तय करेगा कि फेक न्यूज क्या है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, खासकर जिस तरह की तथाकथित मजबूत सरकार है जिसमें ऑपोजिशन कमजोर है, पीआईबी सीधे तौर पर एक तरह के माउथ पीस और मुखपत्र की तरह काम कर रहा है। पिछले लगातार हमने कितने दिनों में ये देखा है, पिछले 8-9 साल में हमने ये देखा है। और ये अधिकार सिर्फ पीआईबी को नहीं है, बल्कि जो केंद्र सरकार है उसकी जो मंत्रालय हैं और उसके जो विभाग हैं उनको भी ये अधिकार होगा। और क्योंकि अब तक ये सिर्फ केंद्र के पास अधिकार है, तो ये मान लीजिए कि अगर कोई विपक्षी पार्टी, यानी कि नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिन भी स्टेट्स में बची हुई हैं, अगर उनमें भी कोई स्टेट ये बताने की कोशिश करता है कि ये सच है या झूठ है, फेक है या सच है, तो भी उसको ओवररूल कर सकती हैं ये मिनिस्ट्री। तो अब के बाद मुझे लगता है कि हम सब बोरिया बिस्तर बांध के अपना घर चलते हैं, क्योंकि सरकार अब ये तय कर रही है कि तथ्य क्या है। अब सरकार ये तय कर रही है कि फैक्ट्स क्या हैं। यानी वो सरकार, जिस सरकार पर मेरे जैसे पत्रकार, उनको रिपोर्टिंग करना है, हमें सरकार का लेखा जोखा तय करना है, वो सरकार ये बताएगी कि अब सच क्या है और झूठ क्या है। ये हास्यास्पद है। अगर तकलीफ दे नहीं है तो ये हास्यास्पद है कि देखिए, वो सरकार जिसके ऊपर मुझे और मेरे जैसे पत्रकारों को रिपोर्टिंग करनी है, उसका सच और झूठ मुझे बाहर लेके आना है, उसका लेखा जोखा तैयार करना है, आम जनता को बताना है, आप तक लेके आना है, दर्शकों तक। अब वही उसी सरकार का एक अंग मुझे बताएगा, मेरी रिपोर्ट पर यह तय करेगा कि ये सही खबर है या नहीं। जो फैक्ट चेकर है वो पीआईबी होगा। क्या इस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाए जाने के पीछे वजह यह है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था? क्या देश की संप्रभुता के लिए खतरा था? क्या आईटी रूल्स के तहत जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया गया, क्या ये कहा जा सकता था कि भारत के लिए ये तमाम बड़े खतरे आ रहे थे और इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया? करण थापर ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम से बातचीत की, उसका ये हिस्सा आप सुनिए। Now, finally, these unnamed sources, and I'll emphasize once again that they were in virtually every single paper yesterday, have accused the documentary of undermining the sovereignty and integrity of India. Does the documentary do that? Of course not. Nobody has talked about Muslims or anyone seceding, wanting to leave India and so on. There's no attack on the territorial integrity of India or the sovereignty of India. This is an investigative piece, which, as I repeat, has followed every rule in the professional, the rule book, the playbook, if you like, for investigative journalism.
they try to identify sources where it is possible. अब यहाँ यही हैरानी की बात है कि किस तरीके से ये हो रहा है एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में जिन्होंने इतिहास बना दिया है। इतिहास ये है कि वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए भारत के इतिहास में जिन्होंने अपने पिछले लगभग 9 साल के कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जो पत्रकार सच बोलना चाहते हैं, सरकार का लेखा जोखा तैयार करना चाहते हैं, सरकार से जवाबदेही मांगना चाहते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। आईटी रूल्स के तहत अब नई बात यह आ गई है कि विदेशी मीडिया भी जो सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब उस विदेशी मीडिया के भी पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही हैं। तरह तरह की बातें बीबीसी के लिए कही जा रही हैं। विदेश मंत्रालय बाकायदा आकर आधिकारिक रूप से टिप्पणी करता है और कहता है हमें गुलाम बनाने की, ये कॉलोनियल उपनिवेशिकवाद की ये राजनीति है जिसमें बीबीसी ये कहने की कोशिश कर रहा है। जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पे ये पता चलता है कि ऐसे वक्त में जबकि तथाकथित मजबूत नेता और मजबूत सरकारें हों, तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पत्रकारों की, सही खबर देने वाले लोगों की, ताकि ये जो बागेश्वर नाथ बाबा जैसे लोग हैं ये सीधे तौर पर अंधविश्वास न फैला सकें और इनको किसी भी मीडिया का कोई हिस्सा या समाज का कोई हिस्सा इन्हें प्रमोट ना करे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ही अकेली ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं है जो गुजरात दंगों पे बनी है। पहली बात तो 21 साल बाद ये इसका पर्दाफाश हो रहा है जिसमें बाकायदा एक टीम, यूके की एक टीम गई थी गुजरात और उस वक्त उस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। अब ये रिपोर्ट आखिरकार बाहर आई है। तो इस रिपोर्ट के अलावा भी राकेश शर्मा की ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बहादुरी का ये काम उन्होंने किया जब उन्होंने ये फाइनल सोल्यूशन के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई। और अगर आपको कहीं मुहैया हो वो डॉक्यूमेंट्री तो ज़रूर उसको देखिएगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखिए फाइनल सोल्यूशन के नाम से। इसमें साफ तौर पे ये बताते हैं राकेश शर्मा कि कैसे ये पूरे दंगे शुरू हुए, कैसे लगातार ये चलते रहे और किस तरीके से बर्बाद हुई जिंदगियां, किस तरह लोगों की हत्याएं की गईं, पुलिस को रोका गया अपना काम करने से। यानी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कह रही है वो बात 20 साल, अब से 18-19 साल पहले, क्योंकि 2004 की, यानी 2 साल के भीतर, दंगों के 2 साल के भीतर ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बताई थी, जिसमें कोई मनोहर कहानियां नहीं है। बाकायदा वो लोग जो उस वक्त उनके जख्म तभी ताज़ा थे, वो तभी उस वक्त के पीड़ित थे, तब उन लोगों से बातचीत करके राकेश शर्मा ने ये बनाई। और एक और ख़ास बात मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे बयान नरेंद्र मोदी के दर्ज हैं जो आज की तारीख में बहुत अहम हैं। खासकर वो इस मद्देनजर भी कि आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते। वो जिक्र करें कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और गौरव यात्रा जो उन्होंने निकाली थी उस वक्त, उसके कुछ हिस्से के तौर पर जो उनके भाषण थे वो उसके कुछ हिस्से यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें ये बात कही नरेंद्र मोदी ने कि देखिए जो हिंदू आतंकवाद है उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जो हिंसा है, जो खासकर मुसलमानों पे जो हिंसा हुई है, वो गोधरा की जो घटना है उसका एक तरह से बदले के तौर पर देखा जा रहा है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का आपको जो बयान याद होगा, वो बयान राकेश शर्मा ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में दर्ज किया है। तो सीधे तौर पर राकेश शर्मा ने हिंदू जो विक्टिम्स हैं उनसे भी बातचीत की, जो मुस्लिम विक्टिम्स हैं उनसे भी बातचीत की, और पूरा ये कहानी एक तरह से पता चलती है इन पीड़ितों के इंटरव्यूज के जरिए, उनके साक्षात्कार के जरिए कि आखिर ये दंगे किस तरह से हुए। क्योंकि आपको याद है ये बात कि खासकर 1-2 टेलीविजन चैनल्स को उस वक्त पे अगर छोड़ दें तो उस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हुई जिस बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। तो वो जो 20-21 साल पुराना भूत है वो फिर से वापस आ गया है और हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की छवि को, जिसको यहाँ का जो तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया है भारत का, वो 90% से ज़्यादा मीडिया आप जानते हैं दंडवत हो चुका है और वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश कर रहा है, उनकी इमेज को बेहतर और बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे दौर में जब विदेशी मीडिया आकर ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो भारत के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि सच्चाई से वो रूबरू हो सकें, उस अधिकार को भी उनसे सीधे तौर पर छीना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें।
आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें, और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।